तो यूपी में बीजेपी ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने के लिए बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर दी है और यह अभियान आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुरू किया गया है। इसके तहत हर बूथ पर मतदान के दिन तक कार्यक्रम चलेगा। उसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हैं और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं विश्व के लोकप्रिय नेता पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महान सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक समृद्धि को अक्षुण्ण रखते हुए इसके संरक्षण संवर्धन के लिए अथक प्रयास किए हैं। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। साथ ही जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और संप्रदायवाद की राजनीति का अंत हुआ है और विकास की राजनीति प्रतिष्ठित हुई है। इस दौरान नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा की ताकत बताया और कहा कि पार्टी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर ही यहां तक पहुंची है। भाजपा संघर्ष से समाधान की यात्रा से बनी है और यूपी में भाजपा के कैंपेन की शुरुआत करते समय जेपी नड्डा ने विपक्षियों पर भी निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि पहले की सरकारों में कांग्रेस, सपा और बसपा ने सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखा। सरकार में अपराधी और भ्रष्टाचारी पस्त हुए। सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में गरीब को वोट बैंक समझा जाता था। हमारी सरकार में उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। सपा, बसपा में कांग्रेस की सरकारों में जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की राजनीति चल रही है। कोरोना काल में भी सपा, बसपा और कांग्रेस इत्यादि की सभी पार्टियों ने कमरे में बंद रहकर ट्वीट करके और वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति चमकाई, लेकिन और अपने आप को बंद कमरों में समेट लिया। इतिहास याद रखेगा कि जब उत्तर प्रदेश की जनता मुसीबत में थी तो इन्होंने किसी तरह भी अपने नागरिकों से हर तरीके से नागरिकों के साथ मुंह मोड़ लिया था। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। ये भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने न केवल प्रदेश के लोगों की हर जगह मदद की बल्कि दूसरे राज्यों के आए हुए प्रवासियों। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय जनप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से सबसे बड़े अभियान का शुभारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से किए गए कार्यों की जो उपलब्धियां हैं वह सब हमारे पास हैं। जनता को भरोसा है कि सपा, बसपा, कांग्रेस जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए, मजदूर कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए न पहले कभी कुछ किए हैं न भविष्य में कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो विजय हमको 2014 में, 2017 में, 2019 में मिली थी, वह विजय बूथ विजय अभियान जो आज प्रारंभ हुआ है, इस अभियान से एक तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी ने शुभारंभ कर दिया है, शंखनाद कर दिया है। और उस शंखनाद के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में 2022 में 2017 दोहराएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत और एक लोकप्रिय, एक जनप्रिय, एक सबका। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा में हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप भटनागर और समाजवादी पार्टी के नेता नागेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, प्रदीप जी और नागेंद्र जी, एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। प्रदीप भटनागर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है, सुन रहा हूं आपको। ठीक है। आपको आखिर आपकी पार्टी को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की याद आई गई, और ये याद तभी आती है जब चुनाव में 4-5-6 महीने रह जाते हैं। उससे पहले याद आती है आपको रीता बहुगुणा जोशी की, उससे पहले आपको याद आती है बुक्कल नवाब की, उससे पहले आपको याद आती है स्वामी प्रसाद मौर्य की, उससे पहले आपको याद आती है नरेश अग्रवाल की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन करा। मैं आपको बता देता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ अभियान है वो आज का नहीं है।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत नहीं करी, स्वयं कार्यकर्ताओं ने चुनाव, जो पूरे 5 वर्ष चुनाव चलते हैं प्रदेश के अंदर, कभी जिला पंचायत, एमएलए, एमएलसी, नगर निगम, हमारी तो तैयारी लगभग चलती रहती है। हमारे जो सीट, जो हमारा नेतृत्व माननीय अध्यक्ष जी ने जो करा, उन्होंने तो आज आगाज किया है, मगर हमारी तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है पहले से ही। भाई हमारे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का काम है पार्टी के संगठन कार्यकर्ताओं का दायित्व बताना, समझाना। आज वो पूरे टीवी पे आके उन्होंने पूरे भारतवर्ष के जितने कार्यकर्ता हैं, विदेश में कार्यकर्ता हैं, उनको आज चीजें बताई हैं कि हमें किन कार्यों में आगे आना है। देखिए, याद की बात तो ये है कि हम तो सबको याद करता है, कोई हमें भी याद करता है, तो हमें याद करके कोई हमारे पास स्वागत करना पड़ता है। आपने जो नाम लिए, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी का नाम लिया, आपने नरेश अग्रवाल जी का नाम लिया, और आपने 1-2 नाम और भी लिए। देखिए, हमने तो वो आए और उन्हें सम्मान मिला। बहुत लंबी फहरिस्त है प्रदीप जी, ये इन्हीं नेताओं के खिलाफ आपके ये बूथ लेवल के यही कार्यकर्ता यही जुलूस निकालते थे, पुतला फूंकते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, और बाद में आपने इन सभी नेताओं को लाकर उनसे मालाएं पहनवाई इन्हीं आपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से। आज ये आपका बूथ का कार्यकर्ता क्या ठगा सा महसूस नहीं करता है जब जिन नेताओं के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करता है और वही नेताओं से उसको माला पहनने की नौबत आ जाती है? देखिए, ये जो है, ये जो दिल्ली में हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, इनका काम है, जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधित्व है, ये काम उनका है। सोचने का हम कार्यकर्ताओं को नहीं है उस लेवल पे जाके सोचने का, और हमें वहां तक पहुंचना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए हमारे। तो बड़े नेताओं का काम है हमारे वहां तक पहुंचना, सोचने का। ठीक है, पहली चीज प्रथा है, एक थोड़ा संवाद है कार्यकर्ताओं के साथ जो सदैव रहता है। कि हमारी पार्टी में पिछले चुनाव में भी माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व आज के टाइम में वर्तमान में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी बूथ के अध्यक्ष रहे हैं, और स्वयं मैं उस समय मंडल अध्यक्ष हुआ करता था, तो मेरे साथ खुद बूथ अध्यक्ष रहे। आज आपने खुद सुना होगा, आपने भी उनके आज संवाद में, कि हमारे यहाँ तो जो मुख्यमंत्री जो है और मुख्यमंत्री दावेदार हैं या सांसद हैं, वो भी पन्ना प्रमुख बनेंगे, और पन्ना प्रमुख का काम है घर घर जाके अपने पन्ने को चेक करना, बूथ को चेक करना कि कार्यकर्ता रहता है नहीं रहता है, तो उसके वोट पूरे बने या नहीं बने, उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी, इतने 3 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है। ये तो आपको मिसाल देनी चाहिए और लोगों को। देखिए कि ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, या एक परिवार एक लोगों की पार्टी नहीं है, तो आपको एक खुद बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है कि संगठन और संगठित किस तरह रहा जाता है और किस तरह एक संगठित होकर काम किया जाता है। यही विजयश्री का आगाज है भारतीय जनता पार्टी का, जो आज प्रदेश के अंदर सरकार बनाए बैठी है और प्रदेशों में सरकार बना रखी है। वो एकजुटता है कार्यकर्ताओं की, वो कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकता है, जो उन्होंने अपना परिवार और अपने घर से दूर होकर और संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को समय देके आज एक विशाल संगठन खड़ा करा है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम है। मैं नमन करता हूं उन कार्यकर्ताओं को, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं जो मुझे देख रहे हो कार्यकर्ता, कि आप हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है प्रदीप जी। नागेंद्र जी, आपके पास आते हैं। आज ये जो बूथ विजय अभियान इन्होंने शुरुआत की है, इस पर उन्होंने ये भी कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ अपना घर भरा है, पहले की सरकारों में आपकी पार्टी की भी सरकार रही है। देश में बहुदलीय व्यवस्था है और समय समय पर विभिन्न चुनाव होते रहते हैं। अब सभी दलों का अपने तरह से काम करने का कार्यक्रम होता है। इस पे तो मैं इनके कार्यक्रम पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिस चुनाव को लेकर आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, खासतौर से चुनाव प्रत्येक राज्य का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए हम बात करें तो मूल रूप से जो 22 का लोकसभा का चुनाव होगा, 2024 का जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में जो 2022 के परिणाम होंगे वो एक तरह से 24 के सेमीफाइनल के परिणाम होंगे, और उसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने नीति पत्र के माध्यम से, अपनी सैद्धांतिक विचारधारा को प्रबल करते हुए जो सरकार मनमानी कर रही है उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेतागणों ने पिछले 4.5 सालों से सड़क से लेकर संसद तक जो है विरोध किया है। और पूरी तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारा जो संगठन है वो पूरी तरह से चुनाव की तैयारी करे हुए है
और पूरा हमें विश्वास है कि जिस तरह की सरकार इन लोगों ने दी है, जो कहा था वो किया नहीं है, तो उसके प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करने जा रहे हैं और उस परिवर्तन की जो पहली सीढ़ी है उसका दूसरा परिणाम जो है 24 में भी उत्तर प्रदेश की जनता, इस देश की जनता देगी। ठीक है, आप 2 कदम और आगे बढ़ के 2024 की भी तैयारी में लगे हुए हैं नागेंद्र सिंह जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी एक तस्वीर और निकलकर सामने आ रही है, एक अंदरूनी जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव जी वो अब 6 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। इसमें ओबीसी से लेकर अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय से और ब्राह्मणों से, हर आप जितनी भी कैटेगरी हैं इनसे सबसे एक एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो ये जो नया फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है, प्रदीप जी आता हूं आपके पास, नागेंद्र सिंह जी, ये जो नया फॉर्मूला निकलकर सामने आया 6 डिप्टी सीएम वाला, ये तो यही दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये चिंता सता रही है कि हम सरकार में नहीं आ रहे। ये जो अभी आपने जो प्रश्न किया है ये कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जहां तक जो सरकारें बनती हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप ही सरकारों का गठन होता है और मंत्री परिषद की एक लिमिटेशन है कि उस संख्या से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते और किसको मंत्री बनाना है, किस वर्ग से बनाना है, ये हम और आप लोग साफ जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो बहुत ज्यादा आपको इस विषय में जानकारी नहीं दी गई नागेंद्र सिंह जी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस फॉर्मूले पर जो आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं और अगर आप पावर जो है वो शेयरिंग करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आपने देखा, कहां, मैंने तो कभी सुना नहीं कि डिप्टी सीएम बनाए गए हों। पावर शेयर करने के लिए अगर आप आज तैयार हुए हैं तो आपको सीधा सा लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि आप सत्ता में नहीं आ रहे? नहीं, अभी आप जो आपने कहा है कि ये चर्चा चल रही है, चर्चा रणनीति बनाई जाती है, लेकिन जो भी सरकार का किस प्रकार का हम प्रारूप देंगे वो सारी बातें जब चुनाव की घोषणा होगी उससे पूर्व विधिवत रूप से आम जनमानस को बताएंगे। विचार है, विचार विमर्श करना, इसका मतलब जो बार बार हमारे प्रतिपक्षी हम पे आरोप लगाते हैं व्यक्तिवादी का, तो वो चीज यहाँ खंडन हो जाता है। एक विचार है, उस पर चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद संसदीय बोर्ड का जो निर्णय होगा उसके अनुरूप उस पर हम उसको कार्य योजना में बदलेंगे। तो अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। ठीक है नागेंद्र सिंह जी, आप कम से कम दबी जुबान से आपने स्वीकार किया किस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। वैसे मैं आपको बताऊं कि एएनबी न्यूज किसी भी अप्रमाणिक चीज को लेकर बात नहीं करता। हमको जब किसी विश्वस्त सूत्र से जानकारी मिलती है तभी हम इस तरीके की बातें करते हैं और ये सूत्र जो है आप ही जैसे लोग होते हैं जो जानकारी देते हैं। फिलहाल इस विषय पर नागेंद्र सिंह जी चर्चा चल रही है और बहुत ही मजबूती के साथ चल रही है। प्रदीप भटनागर जी, 6 डिप्टी सीएम की चर्चा दूसरी तरफ चल रही है और जब हर समुदाय से डिप्टी सीएम देने की बात कही जा रही है, हर जाति से देने की बात कही जा रही है, जो वर्ग है उनसे देने की बात कही जा रही है, तो सीधी सी बात है कि इसका नुकसान आपको हो सकता है। तो कहावत है कि बांटे रेवड़ी और अपना अपने को दे, पीछे शुरू का नहीं बोल सकता। ये तो आपका आरोप था प्रदीप भटनागर जी कि सिर्फ अपनों को ही चीजें बांट दी जाती थी। समाजवादी पार्टी अपने परिवार से बाहर निकलकर किसी के साथ पावर शेयरिंग नहीं करती थी, लेकिन अब तो यह आ रहा है कि अब तो ब्राह्मण को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ओबीसी से भी बनाया जा सकता है, दलित से भी बनाया जा सकता है, अल्पसंख्यक से भी बनाया जा सकता है। देखिए ऐसा है, ये तो एक कॉफी है तो ये बोल रहे हैं। पहली चीज मैं बता दूं कि ये देखिए सरकार और सत्ता जो चलाते हैं, जो परिवार चलाता है, सबके जिले बंधे हुए हैं। 5 तरीके प्रदेश के 5 हिस्से बंधे हुए, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, सब बांट रखे हैं। एक तरफ शिवपाल जी देखते हैं, एक तरफ रामगोपाल जी देखते हैं, अखिलेश जी देखते हैं, ऐसे बंधी हुई है। जितने थैले और बैग आने होते हैं उनके माध्यम से आते जिले। लड़ाई जो थी ना चाचा भतीजे की, वो बैगों के चक्कर में थी, जो रोड पे सर फुटाई हुई, वो जो हमने आपने देखी। देखिए संगठन का सिस्टम है, सबको संगठित लेके चलना, ना कि एक परिवार को लेके। अगर मैं पूछूं समाजवादी पार्टी के अंदर कोई महिला बड़ा चेहरा है आपके कुछ है तो 2-4 नाम बताइए। मैं आपके दिग्गज नेताओं के बहुत सारे नाम बता सकता हूँ, बेशुमार नाम बता सकता हूँ। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के जो सीनियर लीडर हैं, बहुत सारे नाम हैं, इनके पास नहीं होंगे क्योंकि एक परिवार की पार्टी है।
परिवार से, देखिए समाज और जनता के काम करने के लिए आपको परिवार से निकलना पड़ेगा। क्यों? आप राजनीतिक साधु बन गए और साधु का काम है समाज में उसके कल्याण के लिए काम करना और कल्याण के लिए सोचना। चीजों में फर्क है सोच और करने में, और वो करना और सोचना होता जब जब आप साधु भाव में आए। आप उपदेश आप कहते तो हैं, आपने बहुत उल्टा सीधा पूरे 4.5 पौने 5 वर्ष में आपने खूब गंदा गंदा बोला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा ब्रेक के उस पार भी जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजधर्म में, और हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने यूपी में बूथ विजय अभियान शुरू कर दिया है, और इसी को लेकर हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी और समाजवादी पार्टी से नागेंद्र सिंह जी। नागेंद्र सिंह जी, आपके पास आते हैं। जो आरोप अभी इन्होंने लगाए और विपक्षी पार्टियों को और तमाम, नड्डा जी ने भी निशाना साधा, तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ अपना अपना घर भरा, इसको लेकर आपने बात नहीं की, क्योंकि बात यही कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी अपनी जाति से बाहर निकलकर नहीं आ पा रही है। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी जो समाजवाद की जो परिभाषा है बहुत व्यापक है, सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। उसी के अनुरूप हमारी पार्टी और हमारा संगठन कार्य करता है। जिस तरह के प्रश्न भटनागर जी ने किया है, सभी लोग अगर सदन में गई हैं या सरकार में गई हैं तो वो जनता के बीच से गई हैं और चुन कर गए हैं। जहाँ तक पीढ़ियों के राजनीति में होने का प्रश्न किया है, तो एक लंबी फेरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके पुत्र और पौत्र तक भी राजनीति में बने हुए हैं। आप स्पष्ट रूप से अगर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो अभी एक बड़े नेता जो स्वर्गवासी हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, वो खुद राज्यपाल थे, सरकार द्वारा पार्टी द्वारा उनको समायोजित किया गया था। उनके पुत्र सांसद है और उनके पौत्र जो हैं उत्तर प्रदेश से विधायक है और मंत्री भी हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी का उदाहरण है, वसुंधरा राज सिंधिया जी का उदाहरण है, बहुत एक लंबी फहरिस्त है। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है जो उत्तर प्रदेश को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक जो जन भावना के अनुरूप जो उपेक्षा इन लोगों से की गई थी उसको पूरा करने में ये खरा नहीं उतरे हैं। तो इस तरह के अनर्गल बयान जो लगते हैं उनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अभी जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, उप मुख्यमंत्री भी मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है, ठीक है। तो व्यापक रूप से अगर कोई ऐसी बात संसदीय बोर्ड पार्टी का डिसाइड करता है कि सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये वक्त के साथ जब सरकार बनेगी ये डिसाइड जब ही होगा, ये कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। मूल रूप से हम बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि हमारी जो सरकार 2022 में जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है, वहां मंत्री परिषद हो या जो भी सरकार के कार्य हो, संवैधानिक पद हो, सभी को समान रूप से, सभी वर्गों को समान रूप से समायोजित किया जाएगा। नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक बात और उठाई, एक मुद्दा और भी उठाया, यूपी चुनाव में धर्म की बात ना आए तो यूपी चुनाव अधूरा रह जाता है, और उन्होंने इस बात से वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और फिर वही बात याद दिलवाई पुरानी कि राम भक्तों पर समाजवादी पार्टी ने तो गोलियां चलवाई थी और हम भव्य राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है चुनाव में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो राम के और गाय के नाम पर एक ध्रुवीकरण का कार्यक्रम चलाती है, जो राम मंदिर का प्रश्न है, जो मंदिर का, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नए करके सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वो कार्यक्रम हो रहा है। जो एक विवाद था, न्यायालय, समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे सभी लोग, सभी पक्षकार सहमत हैं, और भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है, न्यायालय को सर्वोच्च रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही राम मंदिर, वह जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है
उसका अनुपालन हो रहा है। तो अखिलेश जी जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने? अखिलेश जी जाएंगे राम मंदिर पर दर्शन करने? निश्चित रूप से आस्था जो है, धार्मिक आस्था, उपासना पद्धति, ये प्रत्येक व्यक्ति का निजी प्रसन्न होता है, निजी विषय है किसी व्यक्ति की। लेकिन जब चुनाव में निजी ये आस्था और रमन मंदिर पूजा ये सब जब कुछ चुनावी मुद्दा बन जाए तब तो जनता को दिखाने के लिए कम से कम जाना ही होता है। दिखाने के लिए नहीं, ये निजी प्रसन्न है, वो धार्मिक उनकी आस्था है और हम लोग भी और वो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो जो पूजा पद्धति है, अब हिंदू धर्म जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जी मैं समझ नहीं पाया आप कहना क्या चाह रहे हैं। अखिलेश जी राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, हाँ या ना? ये उनका निजी निर्णय है। ये उनका निजी निर्णय है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। बताया जाता है कि राम मंदिर को बनवाने के प्रयासों में जिनके आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, कल्याण सिंह जी, उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी, तो उनके निधन पर इसी वजह से नहीं गए कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी नहीं गए, जबकि 10 मिनट की दूरी पर थे। प्रदीप जी आता हूँ आपके पास, प्रदीप जी आता हूँ आपके पास, एक एक करके बात करते हैं, आपके पास आता हूँ। नागेंद्र सिंह जी, विधिवत रूप से कल्याण सिंह जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और उसको हमने मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साफ देखा गया है। ऐसा नहीं है पर्सन, ये भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो आपत्ति है, हमारी यही तो आपत्ति है कि हर चीज को ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारा जो डेमोक्रेसी में विश्वास है वो सेकुलर सिस्टम के साथ है, संविधान में व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल के निधन पर अगर अखिलेश यादव जी पहुंच जाते तो उनका जो सेकुलरपन था वो खतरे में आ जाता। नहीं मित्रवर मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, उन्होंने विधिवत रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, पहले पेज की जो खबर है, जो प्रमुख नेता जिनके बयानों को कोट किया है, लिखा है मीडिया ने, उनमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी हैं। ठीक है, तो मतलब ट्वीट कर दिया और काम हो गया। ठीक है, संवेदनाएं आप ऐसे ही जताते होंगे, शायद आपके पास वापस लौटते हैं। प्रदीप भटनागर जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो आप बताइएगा, साथ ही इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि जेपी नड्डा जी ने आज कहा कि 500 सालों के बाद प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से यहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे ही उन्होंने एक उद्घोष करते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता था कि 500 सालों के बाद प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। प्रदीप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लड़ रहे थे ना वकील, जो नहीं चाहते ये विवाद फंसा रहे, जब सरकार चली गई दोनों साइड से छटनी हो गई। देखिए, कपिल सिब्बल जैसे नेता दिग्गज भी राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे और 5 जने और लेके अपने दिग्गज नेताओं। ये तो विडम्बना तो यही देश की है कि हमें गद्दारों की जरूरत ही नहीं है, अपने गद्दार बैठे। देखिए, ये चीजें तो बिल्कुल माने न्यायालय ने करा है, मगर न्यायालय ने को भी अगर सही मिलता, दृष्टिकोण सही होता, वास्तविकता सामने हो, तो आज इतना लंबा टाइम नहीं लगता। आज जो उद्घोष जो चीजें बता रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल बनने जा रहा है। सरकार का बहुत बड़ा फर्क होता है। देखिए, हमने दिल्ली की सरकार को भी देखा, जब एक आतंकवादी को फांसी की सजा हुई तो कैसे फाइल रोक दी गई थी, हमने वो भी देखा। क्योंकि राज्य सरकारों का बहुत कुछ होता है, ये यहाँ नहीं भरेंगे कभी बैठ के यहाँ पे। अगर देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने NH-64 को चौड़ीकरण के लिए दिल्ली के भारत सरकार ने कहा, मगर इन्होंने यूं नहीं करा क्योंकि बेनिफिट ना मिल जाए दिल्ली की सरकार को, जो केंद्र सरकार रहती है। यही हाल रहा मायावती। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए NB न्यूज के साथ। तो
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि यूपी चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और बीजेपी ने बूथ विजय अभियान की आज शुरुआत की है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी और समाजवादी पार्टी से नागेंद्र सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ा था क्योंकि दरअसल राजनीतिक पार्टियां तो चंदे से चल जाती हैं, लेकिन न्यूज चैनल चलाने के लिए हमको विज्ञापन के लिए जाना पड़ता है, तो समझ रहे होंगे आप हमारी मजबूरी को। प्रदीप भटनागर जी, आपका जवाब अधूरा रह गया था, कृपया उसको पूरा करें। कोई बात, मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये चुनाव लोकसभा हुए, विधानसभा हुए, ये हमारा नारा रहा, हमारे कार्यकर्ताओं का नारा रहा और हमने अपने कार्यकर्ताओं में, और हमारा भी ये नारा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। अगर मेरा बूथ मजबूत होगा तो मैं एक वोट डलवा पाऊंगा। और एक कार्यकर्ता का ये काम है चुनाव के टाइम, वो भूखा प्यासा एक एक वोट को बना निकलता है। देखिए, उसे पन्ना प्रमुख जो उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, और हमने वो लोभी बना रखी है। चुनाव की प्रतिक्रिया हमारे पूरी है, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं चुनाव में, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो मिलेगा नेतृत्व उस पर काम करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जो चीजें बना रखी है सिस्टम को, वो है, क्योंकि हमें अपने कार्यकर्ता, हमें वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेता तक, हमें सब पे जिम्मेदारी है। किसी पे छोटी जिम्मेदारी पे, किसी पे बड़ी जिम्मेदारी है। सब कार्यकर्ता बन के काम करेंगे चुनाव के टाइम। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, मंत्री कौन बनेगा, वो नेतृत्व काम। हम कार्यकर्ता काम है चुनाव लड़ाना। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, एक चुभता हुआ सवाल आपसे पूछ रहा हूं, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मिर्ची लग जाए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो है वो 6 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला तय किया जा रहा है, आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसी ही राजनीति की जा रही है। उसमें जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो खुलकर ये कह रहे हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो क्या बीजेपी की ये रणनीति है कि जो क्लैश चल रहा था ओबीसी और सवर्ण के बीच, थोड़ा सा बताया जा रहा था, जो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच जिस तरीके की इमेज एक जुड़ी हुई थी कि ये सिर्फ ठाकुरवादी सरकार चल रही है, उसी को बैलेंस करने के लिए कि हो सकता है कि 2022 के बाद केशव प्रसाद मौर्य को या किसी और ओबीसी चेहरे को मौका मिल जाए, तो सारी अब जातियां जो हैं वो एक साथ एक मोर्चे पर खड़ी हुई दिखाई दें। क्या इसके पीछे यही संदेश है या वाकई सीएम जो फेस है वो फिक्स रहने वाला है? मैं जी बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, किसी विशेष की पार्टी नहीं है, और जो विशेष बनना चाहे उसे थोड़ा सा दिमाग से अपने फ्री माइंड होना पड़ेगा चीज को। और बहुत बड़े बड़े उदाहरण भी आपके सामने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। पहली चीज देखिए, आपने जो बात कही ना, देखिए इस बार जो चुनाव विधानसभा के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से दोबारा सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जो मुख्यमंत्री का रुख है वो भी चेंज होगा। शायद हो सकता है कुछ नई चीज मिले आपको, ये उप ना मिले और उप मिल भी सकते हैं। प्रदीप भटनागर जी, आप ये कह रहे हैं कि शायद सीएम फेस के लिए नया चेहरा मिले? मैं नए और पुराने चेहरे की बात है, वो जो नेतृत्व तय करेगा, मैं उसके बारे में मैं जो कह रहा हूँ, जो ये उप की जो मनगणना चली, चीजें चली है, शायद हो सकता है इस पे विराम लगे। ठीक है, शायद उस पर विराम लगे। आप विराम की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी दरअसल ये इन चीजों को हवाएं इस वजह से मिल रही है कि आज आप जानते होंगे कि गुजरात में चुनाव से अन वक्त पहले जो है वो सीएम फेस बदल दिया गया। ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ, ऐसा ही कर्नाटक में हुआ, तमाम जगह ऐसा किया जा रहा है। ऐसे ही आपने असम में हुआ था। तो क्या जब एक रिपोर्ट आती है, अंदरूनी रिपोर्ट, कई सारी रिपोर्ट बनाई गई, जब आपके आरएसएस के कई लोग लखनऊ आए, बार बार लखनऊ से दिल्ली तक की चर्चाओं का दौर चला, और इसी में निकलकर सामने आया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है कि सरकार रिपीट होती नहीं दिखी। इसी के बाद ये चर्चाएं हुई। जहां पर्चा है वहां चर्चा भी होगा, और होनी भी चाहिए, क्योंकि पर्चे पे चर्चाएं हुई। पहली चीज देखिए। दूसरी चीज क्या है कि मुख्यमंत्री चेंज के ऊपर एक नेतृत्व है। ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए, चाहे सोचना हमारे नेतृत्व का हो, चाहे एक कार्यकाल का हो। तो जो बैठे हैं हमारे केंद्र नेतृत्व, वो सब उनका काम। क्योंकि कोई भी चीज अगर करनी है या चेंज करनी है या बनानी है देश हित में, भारत के विकास के लिए, वो चीजें होनी चाहिए। ये कारण तो मैं इसके बारे में कुछ नाम टिका टिप्पणी नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता। दूसरी चीज देखिए, आप संगठन की अगर बात करें, इस संगठन का भी अभी ना गए मुख्यमंत्री देखिए कि एक परिवार का नहीं बनेगा। हमारा कार्यकर्ता जो भी होगा, किस धर्म और किस जात से आता है वो मतलब नहीं है बनेगा हमारा कार्यकर्ता, चाहे वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, चाहे देश का मुख्यमंत्री। परिवारवाद में नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हम इन चीजों से बहुत हटकर परे हैं।
और यही सोच है भारतीय जनता पार्टी की और विभिन्न पार्टियों के विभिन्न दलों की। और हम निवेदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देख के जिस तरीके से अन्य विभिन्न पार्टियों ने अपना बूथ स्तर पे कार्य करा है, अपना केंद्र स्तर पे कार्य चालू करा है, कार्यकर्ता को जोड़ में करना कि वो लोग हैं चुनाव पे ही अपने कार्यकर्ता को पूछते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद किसी कोई कार्यकर्ता को नहीं पूछते। ये वो लोग हैं अब आज इस समय पक्ष में नहीं है, विपक्ष में बैठे तो सारे कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं उनका मिलने का, उनका दर्द जानने का। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को पूर्ण 5 साल तक पूरे कार्य में लगाती है और सुनती है और करती है। इसलिए इतना बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है नागेंद्र सिंह जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी इस बात को लेकर उन्होंने उद्घोष किया कि बीजेपी अगर 300 प्लस कह रही है तो हम 400 प्लस का नारा दे रहे हैं, और वो उन्होंने सीरियसली कहा कि वो 400 प्लस सीटें लेकर आएंगे। अभी सुनने में आया है कि 20 सितंबर को फूलन देवी की प्रतिमा लगाने जा रही है समाजवादी पार्टी। सर 400 प्लस सीटें फूलन देवी की प्रतिमा लगाकर लाएगी, मतलब इस तरीके की राजनीति पर समाजवादी पार्टी को उतरना पड़ रहा है। विकास के तमाम आप जब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तमाम मुद्दे आप गिना डालते हैं, 100 डायल, 108 नंबर एम्बुलेंस, और यहाँ ये वहाँ वो, इकाना स्टेडियम, 50 तरीके की बातें आपकी तरफ से, लेकिन जब चुनाव आ गया तो आप फूलन देवी की प्रतिमा से वोट लेना चाह रहे हैं। नागेंद्र सिंह जी, निश्चित रूप से जो फूलन देवी एक पिछड़े शोषित समाज से आने वाली महिला रही थी, तो अगर नीचे के तबके के लोग, दलित लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, अगर उनके नेताओं के संघर्ष को उनकी मूर्तियां स्थापित करके अगर एक संदेश देना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरा जी दूसरा प्रश्न जो माननीय अखिलेश यादव जी का है, अभी आपने भी चर्चा की और मेरे मित्र भटनागर जी भी कह रहे थे, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड और चौथा स्टेट उत्तर प्रदेश। अभी 2-2.5 महीने पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी महसूस की जा रही थी, और योगी जी को रिप्लेस करने की पूरी भूमिका मैं समझता हूं आपका जो निर्धारण है, हमारी पार्टी का जो नीति पत्र है वो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, आपका कौन सा परिवार करता है ये पूरा देश जानता है। और खास तौर से जो इनकी रिजीम ये कार्यकाल रहा है उसमें पिछड़ा वर्ग निश्चित रूप से अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा महसूस कर रहा है, तो उस चीज को मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन योगी जी की हट धर्मिता जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जिस प्रकार आप कह रहे थे, ये खबर भी आपको अपने सूत्रों से मिली होगी कि कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग में योगी जी की नीतियों को लेकर एक बेचैनी है। तो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का उस बेचैनी का हल करने जा रहा था, लेकिन योगी जी की हट धर्मिता के सामने वो बैकफुट पर आया, और आज के परिदृश्य में जो काम किए जाने चाहिए देश के लिए और प्रदेश के लिए वो न होकर हम ये समझते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि योगी जी में और मोदी जी में 19, 20, 21, 20 कौन है, 19 कौन है, 21 कौन है, ये लड़ाई चल रही है। मूल रूप से जो सतत कार्य होने चाहिए थे वो करने चाहिए, लेकिन हर चीज को ध्रुवीकरण की ओर ले जाकर प्रचारित प्रसारित कर तो एक ध्रुवीकरण की और धार्मिक भावनाएं बढ़ाकर एक उन्मादी माहौल बनाकर सत्ता का स्वाद चखने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सभी लोगों को लेकर, और जो बेचैनी है, किसान बेचैन है, नौजवान बेचैन है। आपने कोरोना काल में हालात देखे हैं किस तरह से, खास तौर से ऑक्सीजन, दवाई तो अलग बात है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी ये सरकार दे नहीं पाई। नागेंद्र सिंह जी, कोरोना को लेकर उन्होंने भी कहा, आपने बयान सुना होगा, कोरोना को लेकर कह रहे थे कि क्वारंटीन की बात कही गई थी कि मरीज क्वारंटीन हो, जो किसी के संपर्क में आ गए वो क्वारंटीन हो, लेकिन सारे राजनेता क्वारंटीन हो गए, सिर्फ ट्विटर पर दिखाई दिए। नहीं, प्रश्न ये है ना, जो व्यवस्था है, जिसके हाथ में व्यवस्था है
जो एक महामारी या वैश्विक महामारी आई जिससे हम भी अछूते नहीं रहे, तो उसमें सरकार कर क्या रही थी? महंगाई का हाल देखिए आप, तो वो मुद्दे कहाँ चले गए? तो हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, ये ध्रुवीकरण के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, और हमारा पूरा विश्वास है, पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि जो 4.5 साल का हमारे कार्यकर्ता का, हमारे नेताओं का संघर्ष रहा है, उसके बल पर हम 22 का चुनाव लड़ेंगे और विजय श्री हासिल करें। नागेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। सर, सीएए के जिस समय प्रदर्शन चल रहे थे और सीएए के प्रदर्शनों के दौरान समाजवादी पार्टी ही वो पहली पार्टी जिसने कहा कि इस सीएए के प्रोटेस्ट में जितने लोग मारे जाएंगे उनको हम पेंशन देंगे। वो संपत्ति जला रहे थे, वो दंगाई थे, उपद्रवी थे, उन दंगाइयों और उपद्रवियों को पेंशन देने की घोषणा कर दी थी। ये ध्रुवीकरण नहीं था सर? ध्रुवीकरण नहीं था। भारत, ये देखो, क्रियाओं पे प्रतिक्रिया हो रही है, बार बार एक खास वर्ग को चिन्हित कर ऊपर से कहेंगे सबका साथ, सबका क्या चिन्हित करना? सीए कानून जो कि नागरिकता देने का था, लेने का था भी नहीं, और उसको लेकर आप जैसे तमाम नेताओं ने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन को लेकर हुआ था, उसके बाद लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे थे, वही सीए के कानून को लेकर हुआ। एनआरसी का जिक्र जो आप कर रहे थे, एनआरसी तो अभी अस्तित्व में भी नहीं आया। असम के बाद पूरे देश भर में कहीं एनआरसी का जिक्र नहीं है, और आप लोग तमाम लोगों को भड़का रहे थे। ऐसे लोग गुमराह होके आप जैसे नेताओं की वजह से वो प्रोटेस्ट में उतरे, और उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा दी। ऐसे में जब पुलिस ने गोली चलाई कुछ लोगों की, हालांकि ये कहा गया रिपोर्ट में कि वो लोग आपसी गोली से मरे, लेकिन समाजवादी पार्टी एक कदम आगे पहुंच गई कि हम तो पेंशन देंगे इन लोगों को। समाजवादी पार्टी जो लॉ एंड ऑर्डर, अगर सरकार उस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बनाने में कामयाब नहीं रही है, तो ये सरकार का फेलियर है, समाजवादी पार्टी का फेलियर है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? कौन मेंटेन करेगा? लॉ एंड ऑर्डर के दम पे जो उपद्रवी कर रहे थे उनके उन्होंने पोस्टर भी चिपकाए, और जिसको लेकर आप लोग हाईकोर्ट तक पहुंचे। आप अगर उपद्रव की बात आती है तो 1925 से लेकर संघ परिवार के गठन से लेकर और अब तक उपद्रवों में इनकी क्या भूमिका रही है, ये भी जग जाहिर है। लंबी हो जाएगी। आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप खुद फंस रहे हैं। आप आरएसएस को लेकर बात कर रहे हैं। सर, आरएसएस के मैं आपको 10 नाम भेज दूंगा ऐसे लोगों के जो नागपुर से ट्रेंड होके आए। इनके यहाँ 3 वर्ष का एक प्रशिक्षण होता है। नागपुर से ट्रेंड होके आगे लोगों को आपने जिलाध्यक्ष बना रखा है, आपने विधानसभा का टिकट दे रखा है। सर, मैं 10 नाम गिरा दूंगा ऐसे लोगों को। मतलब आपकी पार्टी में बंदा आ गया तो वो प्योर हो गया, लेकिन इनके बाहर है तो वो प्योर नहीं है। नहीं, प्रश्न ये नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जो उपद्रव हुआ, नहीं हुआ, उसके कारण कानून व्यवस्था जो बिगड़ी, तो जो सरकार में है उसके लिए वो जिम्मेदार है या हम जिम्मेदार हैं? ठीक है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को आप अगर ये मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था वो बिगाड़ रहे थे, तो कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को समाजवादी पार्टी पेंशन देगी। खैर, ये आपकी मर्जी है। आपके पास लौटते हैं नागेंद्र सिंह जी, लौटते हैं अगले राउंड में। प्रदीप भटनागर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी। मैं माने नागेंद्र जी को कह दूं, अगर संघ की बात करते हैं, संघ का स्वयंसेवक वो है। जब कोई ट्रेन, जब दुर्घटना होती, सबसे पहले स्वयंसेवक खड़ा होता वहां पे आपदा के अंदर, और प्रत्यक्ष है। और जब 62 का युद्ध हुआ था तब भी सबसे पहले स्वयंसेवक ही था जो फौजियों को राहत शिविर तक पहुंचा रहा था। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का कार्यकर्ता है, सबसे बड़े आपदा में खड़ा होता है। देखा आप नेपाल भी अगर देखते तो भूकंप में सबसे पहले स्वयंसेवक था। उदाहरण आपके पास हजारों हैं। जो आपने बात छेड़ी है ना चीज के बारे में, संघ सभ्यता, तमीज और लैंग्वेज सिखाता है बोलना। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, संघ की आप भी बहुत तारीफें कर रहे हैं, तो आप ही हमें बता दीजिए उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा, इस वक्त मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है और चर्चा लगातार जारी है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधर में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर। तमाम पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी, मैं ये पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में करीब 14 करोड़ 66 लाख वोटर हैं इस समय, और इनमें से करीब 6 करोड़ 74 लाख महिलाएं हैं। आप आरएसएस की बात कर रहे थे, आरएसएस को के ऊपर तो ये ठप्पा लगा है कि वो महिला विरोधी है। आरएसएस का कभी कोई सरसंघ चालक कोई महिला बनी ही नहीं, और आरएसएस की शाखाओं में महिला को भी इजाजत नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ये महिलाओं से इतनी दूरियां क्यों आरएसएस में? नहीं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले तो बता दूं, कह रहे खैर महिला हमारे यहाँ दुर्गा वाहिनी है, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ दुर्गा वाहिनी है हमारे यहाँ, और बाकायदा शाखा लगती है। मैं चीजें इसका बता दूं, और बड़े बड़े पदों पे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक यूथ विंग है, एक विद्यार्थियों का विंग है, एक तमाम अलग अलग महिला मोर्चा भी हमारे यहाँ, आपके महिलाओं का विंग है। लेकिन महिला विंग के साथ साथ आपकी भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में कई ऐसे महिला सदस्य हैं। ऐसे आरएसएस में जो मेन विंग है उसमें कोई महिला सदस्य क्यों नहीं है? भाई महिलाओं की बड़ी संख्या है, 6 करोड़ से ऊपर वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। आप अगर हमारे केंद्र में जो महिलाएं उतरी हैं, आप उससे पूछ सकती हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक दुर्गा वाहिनी में प्रशिक्षण किया नहीं गए। दुर्गा वाहिनी की तो बात मैंने सर मान ली, लेकिन आरएसएस जो है वो महिलाओं से इतनी दूरी क्यों बनाता है? महिलाओं को सहभागिता क्यों नहीं देता? आज तक 100 साल, आपके 1925 की बात कर रहे थे, 2025 में 100 साल हो जाएंगे। इन 100 सालों में एक भी आपको कोई ऐसी सक्षम महिला नहीं मिली जो सरसंघचालक बनाई जा सकती? देखिए, सरसंघ चालक के लिए साधु और तपस्या बहुत ज्यादा करनी होती है, वही सरचालक ही बनते हैं संघ के। और आपने महिला की बात की, महिला विंग की भी सरसंघ चालक होती है, ऐसा नहीं है। और आप कहें तो मैं उनके दाम वाम दे दूंगा आपको, मैं ऐसी कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ खुद लगता शिविर भी लगता है। नहीं, दुर्गा वाहिनी की बात तो आपने समझ ली, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर आरएसएस में महिलाओं की सहभागिता क्यों नहीं हो पा रही? किसने कहते नहीं है? पूरी सकता है। अगर आप कहेंगे तो आपको जरूर निमंत्रण देके सहभोग होगा, तो आपको ही बुला लेंगे एक दिन आपको। मैंने आरएसएस की कई मीटिंग्स मैंने कवर की हैं। जब मैं ग्राउंड पे कवरेज पे रहता था तो मैंने अपने इस पत्रकारिता जीवन में आरएसएस की बहुत मीटिंग कवर की है। लेकिन आरएसएस की मेन बॉडी की जब भी कोई बैठक होती है, कोई शाखा लगती है, आपके कोई आईटीसी का कोई शिविर होता है या ओटीसी का शिविर भी मैंने कवर किया हुआ है, उसमें महिलाएं नहीं दिखी मुझे। जी मैं बिल्कुल कहता हूँ, उनका एक ओटीसी लगता है, महिला विंग का भी ओटीसी आईटीसी होता है उनका भी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब आपदा आती है, जो हमारे स्वयं सेविका बहनें हैं वो भी खुद कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, और इस कोरोना काल में कंधे से कंधा मिला के काम किया उन्होंने। ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं, और आप कहेंगे तो मैं उस विंग जो हमारे जो वाहिनी है संघ की, मैं आपको उनका दिन आपको बुलाऊंगा, आपको तो आइए कैमरा लेके दिखाएंगे आपको। यहाँ सहभागिता महिलाओं की पूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि जो ये बात चल रही है, क्या और मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है समाजवादी पार्टी के पास? एक अखिलेश जी ही बचे जो ब्रिटिश से पढ़ के आए और ब्रिटिश में ही बच्चे भेज दिए। उत्तर प्रदेश जितना खराब है, उनके बच्चे उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ सकते। और जैसे अभी बात कर रहे थे, अभी बता रहे थे मुझे, अभी बड़ा गिनती करा रहे थे नागेंद्र जी के परिवारवाद की, तो थोड़ा बता देता हूँ मैं परिवारवाद के विषय में। श्री आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव, जो बहुत बड़ा परिवार और बहुत बड़ा कुनवा है, जिन्हें राम गोपाल यादव भी आते हैं, शिव गोपाल यादव भी आते हैं, उनके ताऊ चाचा भी आते हैं। ये पूरा एक वंश ऐसा है जिसमें क्या बंदोबस्त के सारे के सारे अपने लाभ के पदों पे चुनाव लड़ते हैं और बनते हैं। आप आसमान से लेके जड़ तक और समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो कोई चेयरमैन, अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सांसद, विधायक, चेयरमैन, आपको सारे मिलेंगे ए टू जेड एक परिवार से। और विश्वास ना हो तो आप खुद बता देंगे, नागेंद्र जी बता देंगे क्लियर। कुंवर देवेंद्र भी हैं, बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, पूरा परिवार है। और ये लोग के तो बहुत बड़े बहुत जिलों में उत्तर प्रदेश में महल बने हुए हैं और महल बना भी रहे हैं। लेकिन उनको तो प्रदीप जी, उनको तो जनता चुन के भेजती है। अब जिसको जनता ने जिसको चुन के भेज दिया, उस पर फिर आप क्या कहेंगे कि आप जनता ही बेईमान हो गई? देखिए, जनता बेईमान की बात नहीं है, बात उस चीज की है कि आप जो परिवारवाद की बात कर रहे थे, परिवारवाद की संज्ञान दे रहे हैं। ये परिवारवाद कैसा है, जहाँ कार्यकर्ता पूरे वर्ष 5 वर्ष पूरे तैयारी करता है, पूरा खून पसीना बहाता है वर्षों वर्ष तक अपने को मजबूत करने के लिए, और वहाँ जब एट ए टाइम पे परिवार को टिकट दे दी जाती है। मैं तो उस विषय पे कही मैंने आपसे, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति स्वच्छ होती तो नौबत ही नहीं आती कि सत्ता से इतनी दूर चले जाते हैं।
मगर एक जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज सरकार 5 वर्ष होते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को, आज वो मिसाल और वो चीजें खड़ी कर दी गई हैं कि ये दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आता इनमें। इन्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करने के लिए। आज ये क्लियर कर दूं मैं, ये कितने एलिगेशन कुछ भी बोलते हैं, सरकार धरातल और धरातल पे काम करने के लिए धरती पे उतरना पड़ेगा चांद पे से इन लोगों को, तभी ये कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं। हम तो कहते हैं आप गली मोहल्ले चलिए ना हमारे साथ, गांव देहात चलिए ना हमारे साथ, रात बिरात को घुमा के लाते हैं आपको गांव के अंदर, कोई आपको निगाह उठा के देख ले, बहन बेटी को निगाह उठा के देख ले, हम तो गारंटी देते हैं स्वयं। आप जो मर्जी बोलते रहिए, आपका काम बोलने का टीवी पे, मगर प्रदेश की जनता की अगर भावुकता, प्रदेश की जनता का समर्थन देख रहा है तो यूट्यूब पे आते हैं। नागेंद्र सिंह जी, आप कह रहे थे इनको कि आओ ये आपको रात में घुमा के लाते हैं, किसी की मजाल जो बहन बेटी को देख ले, गलत नजर से देख ले। आपकी पार्टी के ही अभी नए रवेले मंत्री बनाए गए हैं अजय मिश्रा टेनी जी, लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री बनाया गया है उनको। उन्होंने अभी मानसून सत्र में ही प्रदीप भटनागर जी आंकड़े दिए, और आंकड़े जो दिए हैं उसमें रेप की बात हुई है। 5 साल में 1,71,000 रेप रिकॉर्ड किए गए, और इसमें से पहला नंबर 20,000 के आसपास जो है कुछ संख्या है, 20,000 कुछ, वो मध्य प्रदेश की है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे राजस्थान है जिसमें 19,000 कुछ है, और तीसरे नंबर पे आपका यही उत्तर प्रदेश जहां की पर आप जो है डिबेट कर रहे हैं, तीसरा नंबर 19,000 कुछ मामले आपके मंत्री ने दिए। आप बोल सकते हैं कि एनसीआरबी का डाटा गलत है, आप ये बोल सकते हैं कि नेशनल वुमेन कमीशन का डाटा गलत है, लेकिन जो आपके नेता ने, आपके मंत्री ने डाटा दिया वो तो आप गलत नहीं ठहराएंगे ना। अगर ये चीजें देखिए माननीय मंत्री जी ने अगर रखी हैं और आपके माध्यम से सब सुन रहे हैं, ये बहुत दुखद है और कलंक है हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि हमें ये जो आंकड़े पूरा देखिए विश्व देखता है और विश्व पढ़ता भी है पूरा, और बहुत कलंकित होते हैं हम लोग ये चीज देख के और सुन के कि हम कहाँ के सोर जा रहे हैं। तो आपकी पार्टी तो ये नारा देकर आई थी ना, गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, यही कहा था ना 2017 में। मैं तो कवरेज करने जाता तो यही नारा सुनने को मिलता था। अब गुंडा राज तो यही है, ये तो गुंडा राज से और आगे भी हो गया। नहीं, गुंडों की जगह नहीं है हमारे यहाँ, गुंडे बदमाशों की गुंडे जगह से एक कदम आगे बढ़ गए सर। 19,000 कुछ रेप उत्तर प्रदेश में। नहीं बिल्कुल, मैं तो दुखद कह रहा हूँ इस चीज के बारे में। देखिए प्रदेश की सरकार हर चीजों पे लगाम लगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार और काम कर रही है, और बहुत ज्यादा अभी इतना इस विषय पे और बहुत चीजों पे काम चल रहा है, इन पोर्टलों पे काम चल रहा है कि इन चीजों से कैसे दूर किया जाए, ठीक है, कैसे खत्म किया जाए। ये चिंता की बात है और चिंता का विषय भी है, ठीक है, सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी। हमें आपको भी चिंता करनी पड़ेगी इस विषय में, जिम्मेदारी सरकार की, हम जनता की भी, हम प्रदेश के लोगों की भी है। ठीक है, चिंता की बात है। नागेंद्र जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी पर भी इस तरीके के दाग लगते रहे। आपकी तो पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनके ऊपर इसी तरीके के आरोप लगे, और आरोप तो यहां तक लगा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अखिलेश यादव जी की कार में छुपते हुए घूम रहे थे। मैं भटनागर जी की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, और साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश में सन 2016 की जो आपने अभी एनसीआरबी का जिक्र किया, तो पूरे 2016 में 4,94,025 एफआईआर दर्ज हुई सभी तरह के क्राइम की। अगर हम 17 को छोड़ दें, जब अगर हम 16 को 18 से तुलना करते हैं तो 11% बढ़ा। एनसीआरबी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर हम 19 में बात करें तो फिर 11% बढ़ा, 20 में बात करें तो 14% बढ़ा। आप ये जो आंकड़े बता रहे हैं, मोटा मोटी बता दूं आपको नागेंद्र सिंह जी, एनसीआरबी कहता है कि डेली पूरे भारत में 87 रेप की घटनाएं होती हैं, जिसमें यूपी भी शामिल है। और इन्हीं घटनाओं के ऊपर आपके नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मैं आपको जो डाटा दे रहा हूं महोदय, वो पूरे उत्तर प्रदेश का दे रहा हूं प्रतिवर्ष। सर इस डाटा से क्या होगा जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता, मुखिया, जो मुख्यमंत्री को नागेंद्र सिंह जी 22 बार डांटा था। आपकी जब 2012 से लेकर 2017 तक सरकार रही, ऑन रिकॉर्ड 22 बार अखिलेश यादव जी को जो व्यक्ति डांट सकता है, वो इस बात का आरोप, वो इस बलात्कार जैसे जघन्य आरोप पर कह रहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए फांसी दे देंगे क्या?
ये जो आपका प्रदर्शन होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं और न ही नेताजी बलात्कार की घटना का समर्थन करते हैं और न ही समाजवादी पार्टी बलात्कार की घटनाओं का समर्थन करते हैं। ठीक है, मेरी बात पूरी 10 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क। 2021 में 23% है, तो अपराध की एक बाढ़ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अपराध की एक बाढ़ है। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, क्लोजिंग रिमार्क है आपका 10 सेकंड में। 10 सेकंड। जो 112 का रेस्पॉन्स टाइम है, जो हमारे समय में 100 डायल होता था, वो 8 मिनट था, अब वो 40 मिनट है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो रिपोर्ट है, ये उसमें प्रामाणिक रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो 112 का रेस्पॉन्स टाइम था 40। नागेंद्र जी को क्लियर कर दूं, आने वाले गत वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 होगा टूरिस्ट पे, और पूरे विश्व भर का टूरिस्ट हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश की कलाकृतियां, उत्तर प्रदेश के लोग और उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक जगह है उनको देखने आया करेगी। वो उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। मैं तो कहूंगा प्रदेश की जनता से कि प्रदेश की जनता फिर से इन ठगों से बचे और पूर्ण भाजपा को समर्थन करे, और जितने मेरे कार्यकर्ता हैं। ठीक है, हाँ, फिर एक इसी नोट के साथ घड़ी इतनी इजाजत दे रही है। बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी और नागेंद्र सिंह जी, आप दोनों का एएनबी न्यूज में की चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि अभी तो पार्टियां जा रही हैं अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के पास, लेकिन जैसे ही चुनाव निपटते हैं तो फिर टाट पट्टियां उठाते हैं और इनके खिलाफ पुतला फूंकते हैं, उन्हीं को मालाएं पहनाने का काम शुरू हो जाता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।